हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में कि एनर्जी क्या होती है, वो हमें कैसे मिलती है और कैसे जो है हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है। द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी एक अकेली ऐसी चीज़ है कि जो हमें कैपेसिटी देती है कि हम कितना काम कर सकते हैं, कौन सा काम जो है हमारा हम कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच कंट्रोल ऑल लाइफ प्रोसेसेस। जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे सारी बॉडी के जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो उनको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से वो जो है वर्क में आते हैं। तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में 4 टाइप की होती है: ऑस्मोटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ऑस्मोटिक एनर्जी क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को उनके एक जगह से दूसरी जगह जाने को जो मेंटेन करती है वो होती है ऑस्मोटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसमिशंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस। जो हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्सेस होते हैं, जो एक सिग्नल दूसरा सिग्नल जो है मतलब ये ट्रांसफ़र होते हैं सिग्नल्स हमारी बॉडी में, तो इसके पीछे जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, हीट रेगुलेशन। जो हमारी बॉडी में हीट को रेगुलेट करती है वो कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स। जितने भी हमारी बॉडी में नई नई कंपाउंड्स बनते रहते हैं तो उनके सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है? केमिकल एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, किलो कैलोरीज। यूनिट क्या है एनर्जी की? किलो कैलोरीज है। कैसे है वो हम देखते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो कैलोरीज, और इसको हम कैसे सिंबल करते हैं? KCAL से। रिसेंटली द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंसेज एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज हैज़ अडोप्टेड जूल इन प्लेस ऑफ किलो कैलोरीज। पहले जो एनर्जी की यूनिट होती थी वो किलो कैलोरीज होती थी, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ साइंसेज ने और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस की जो ऑफिसेज हैं, जो ब्रांचेज हैं, उन्होंने क्या किया है कि जूल को जो है अडोप्ट कर लिया है एनर्जी की जो है यूनिट को एज ऑन द प्लेस ऑफ किलो कैलोरीज, कि अब किलो कैलोरीज की जगह क्या होगी? जूल जो है एनर्जी की यूनिट होगी। A joule energy required to move 1 kg of mass by 1 meter by a force of 1 Newton acting on it। एक जूल कितना क्या होता है? एक जूल जो भी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है 1 kg के मास को 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कराने के लिए बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। कि हम किसी भी मास को मतलब 1 kg के जो भी ऑब्जेक्ट को हम 1 मीटर दूर लेके जा रहे हैं और हमारी कितनी जो है फोर्स लग रही है उसके ऊपर 1 न्यूटन, तो वो क्या होगा? 1 जूल एनर्जी होगी। 1 न्यूटन क्या होता है? द फोर्स नीडेड टू एक्सलरेट 1 kg मास बाय लेस देन अ सेकेंड। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हम न्यूटन में डिनोट करते हैं। 1 न्यूटन जो है इसकी यूनिट होती है। तो 1 न्यूटन कितना होगा कि हम एक बॉडी को दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और उसमें हमें 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लग रहा है। किलो कैलोरीज इज डिफाइंड एज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ H2O बाई 1 डिग्री सेल्सियस। किलो कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो है हीट हमें चाहिए होती है, कितनी हीट हमें चाहिए होगी जब हम 1 किलो वाटर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करेंगे। 1 किलो कैलोरीज में 4.184 किलो जूल, और अगर हम राउंड ऑफ करें तो 4.2 किलो जूल जो है प्रेजेंट होते हैं, और 1000 किलो कैलोरीज जो है 4.184 मेगा जूल के इक्वल होती है। अब हम देखते हैं एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड, कि हमें फूड से कितनी एनर्जी मिलती है और क्या होता है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर यू मेजरिंग हीट आउटपुट ऑफ द बॉडी और द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर। तो एनर्जी वैल्यू को मेजर करने के लिए फूड की या फिर हमारी बॉडी में कितनी हीट बन रही है उसको लेने के बाद और कितनी जो है एनर्जी वैल्यू है फूड की, उसके लिए जो है एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है कैलोरीमीटर, वो यूज़ होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें कितनी फूड वैल्यू लेनी चाहिए, कितना क्या होना चाहिए हमारी बॉडी में? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से जो है हमें 4 जो है किलो कैलोरीज जो है एनर्जी मिलती है, और 60 to 65% जो है ये हमारी जो है फूड का हिस्सा होता है। 1 ग्राम फैट जो है वो हमें 9 किलो कैलोरीज देता है। अबाउट 20 to 30% हमें ये लेना चाहिए, और प्रोटीन जो है हमें 4 किलो कैलोरीज देता है, और ये भी हमें 15% जो है हमारी डाइट में लेना चाहिए। अब हम देखते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म। एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सब्जेक्ट एट complete physical and mental rest and having normal body temperature and in the past observative state after the intake of last meal।
बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि एनर्जी का एनर्जी कैसे यूज़ हो रही है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है एनर्जी का एक सब्जेक्ट की बॉडी में, एक पर्सन की बॉडी में, जब वो ना तो कोई फिजिकल काम कर रहा है ना कोई मेंटल काम कर रहा है, बिल्कुल रेस्ट की स्टेट पे है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है, और उसको खाना खाए काफ़ी टाइम हो चुका है, लास्ट मील के बाद उसको जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ना वो कोई काम कर रहा है ना वो कुछ मेंटली स्ट्रेस में है, तो वो उसका क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिज्म। तो हम देखते हैं कि जो कुछ एनर्जी, कितनी एनर्जी जो है नीडेड होती है, कितनी किलो कैलोरीज हमें लेनी चाहिए। तो पर्टिकुलर्स क्या है, एक जो मैन होता है जिसका अबाउट 55 kg वेट है, तो वो अगर वो सेडेंट्री वर्क करता है तो उसको 2400 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए। मॉडरेट वर्क करेगा तो 2800, हैवी वर्क करेगा तो 3900। और वुमेंस का हम देखें तो सेडेंट्री वर्क करती हैं तो 1900, मॉडरेट वर्क करती हैं तो 2200, हैवी वर्क करती हैं तो 3000, और अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो अगर वो सेडेंट्री वर्क में है तो 1900 प्लस 300, अगर वो मॉडरेट वर्क करती हैं तो 2200 प्लस 300, और अगर वो हैवी वर्क करती हैं तो 3000 प्लस 300 जो है उसको अपनी किलो कैलोरीज जो है लेनी चाहिए। अगर वो लैक्टेटिंग मदर है तो अगर वो इनमें से कोई भी काम करते हैं तो उसमें 550 ऐड कर देंगे। अगर वो 0 to 6 मंथ के बेबी को अगर फीड करा रही हैं, अगर वो 6 to 12 मंथ के बेबी के लिए है तो वो 400 ऐड कर देंगे। इन केस ऑफ इन्फेंट्स, अगर जो इन्फेंट्स होते हैं 0 to 6 मंथ्स के, उनको जो है 1000 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए बाय में केजी ऑफ, मतलब 100 किलो कैलोरीज को उनके वेट से जो है डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा उतनी लेनी चाहिए। ऐसे ही 7 to 12 मंथ्स में 120 किलो कैलोरीज डिवाइड बाय केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें 1 to 3 ईयर को 1200 लेनी चाहिए, 4 to 6 को 1500, 7 to 9 को 1800, 10 to 12 को 2100, और बॉयज़ और गर्ल्स अगर 13 to 15 ईयर्स के हैं तो उनको 2500, 2300, और 16 to 19 के हैं तो 3000 to 2200 जो है उनको अपनी डाइट में किलो कैलोरीज के हिसाब से अपना फूड लेना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो एज, क्लाइमेट, जेंडर, टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजियोलॉजिकल स्टेट, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी एनर्जी के रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जो एज होती है, अगर हम देखें कि कई बार जो है अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, या फिर जो बच्चे हैं वो थोड़ा कम खाना खाते हैं और उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो एज एक फैक्टर है। अगर हम बड़े लोगों की बात करें तो वो ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, तो वो भी तो क्या है कि एनर्जी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती, तो एज जो है एक फैक्टर है। सेकेंडली क्लाइमेट, जो अगर क्लाइमेट जो है चेंज होता रहता है तो कई बार जो है क्रॉप्स अच्छे से नहीं ग्रो कर पाती हैं, तो सबको वो नहीं मिल पाती हैं, तो क्लाइमेट भी जो है एक फैक्टर है। अगर अच्छे से क्रॉप ही सबके घर में नहीं जाएंगे, अगर वो अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगे ही नहीं, अगर वो अच्छे से खाना ही नहीं खाएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी ही नहीं, तो क्लाइमेट जो है एक फैक्टर है। अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल में जैसे हमने देखा कि उनको अलग अलग जो है नीड होती है खाने की, कि मेल को ज़्यादा चाहिए होता है, फीमेल को कम चाहिए होता है, तो ये भी एक फैक्टर है जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। फिजिकल एक्टिविटी भी जो है अफेक्ट करती है कि एक पर्सन जो है घर पे रहता है, वो कुछ भी नहीं करता सारा दिन, अगर वो रेस्ट ही करेगा और वो कोई काम नहीं करता तो उसकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, और अगर वो ज़्यादा न्यूट्रिशन ले ना ले मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत हैवी वर्क करता है तो उसको जो है प्रॉपर एनर्जी लेने की ज़रूरत होती है ताकि वो काम वो कर सके। फिजियोलॉजिकल स्टेट भी बिल्कुल मैटर करती है कि एक प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर को जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी है उसको हम मेजर कैसे करते हैं, तो हम दो वे से जो है मेज़र कर सकते हैं, बाय कैलोरीमीटर और बाय प्रोक्सीमेट कंपोजिशन। तो कैलोरीमीटर से हम कैसे करते हैं, द कैलोरीमीटर इज इमर्स्ड in a known amount of water. When the food sample is electrically ingenuated, surrounding H2O observes the heat produced. The energy value of food is calculated by the measuring the rise in the temperature of H2O. ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस इसमें दे रखा है कि हम जो कैलोरीमीटर को है वो पानी में रख के और उसमें सारा फूड का डाल के और उसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑन कर देते हैं, और जितना पानी का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से फूड की जो वैल्यूज़ हैं वो
मेजर की जाती हैं वो बता दी जाती हैं। और कैलोरीमीटर जो है एक और होता है कि हम एक पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बाउल टाइप होता है बड़ा सा, उसमें हम खाना डाल देते हैं। उसके बाद जब जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में लगा के ऑन करते हैं तो उस पर जो है पूरी वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाती हैं कि इसमें इतने मिनरल्स इतने हैं, कार्ब्स इतने हैं, प्रोटीन्स इतने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर लिखी हुई आ जाती हैं, जिससे हमें ईजिली पता चल जाता है कि इसमें हमें कितनी एनर्जी जो है मिलने वाली है। प्रोक्सीमेट कंपोजिशन में क्या होता है? सिंपल एंड फास्टर वे ऑफ डिटरमाइनिंग द कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। प्रोक्सीमेट कंपोजिशन क्या होता है कि ये बहुत सिंपलर है और फास्टेस्ट तरीका है फूड के कंटेंट को जो है निकालने का, कैलोरी के कंटेंट को जो है निकालने का फूड में। कैलोरिक एंड न्यूट्रिशन डेंसिटी, कि कैलोरिक और न्यूट्रिएंट डेंसिटी क्या होती है? हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी इन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फूड ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होती है कैलोरी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी? होती है कि जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एक एनर्जी ज़्यादा होती है और जो फूड की जो अमाउंट होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? कैलोरिक एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी। रोल ऑफ एनर्जी इन बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी के रोल क्या क्या होते हैं? एनर्जी हमारी ग्रोथ कराने में हेल्प करती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, क्योंकि अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। ग्रोइंग जनरेटिंग हीट, हमारी बॉडी में जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में उसका ब्रेक डाउन और उसका यूज शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट या फिर BMR, जो BMR, इसको जो है मेंटेन करने में, इसको रेगुलेट करने में हमारी बॉडी की जो है एनर्जी हेल्प करती है। तो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होता क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी जो है वो हेल्प करती है BMR को मेंटेन करने में। तो BMR होता क्या है? BMR इज़ अ मेजर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ रेस्टिंग बॉडी। BMR कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली फ्रॉम हीट प्रोड्यूस्ड और इनडायरेक्टली फ्रॉम O2 इंटेक एंड CO2 एक्सपेंडिचर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो क्या होता है कि BMR जो है मेजर करते हैं हम एनर्जी का, कि कितनी एनर्जी चाहिए होती है जब एक पर्सन जो है वो रेस्ट स्टेट में है, जब वो कोई भी काम नहीं कर रहा है। BMR को हम मेजर कैसे कर सकते हैं? अगर हम डायरेक्टली बात करें तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। और अगर हम इनडायरेक्टली बात करें तो हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हम कितना एक पर्सन मतलब जो है कितना O2 अंदर ले रहा है और कितना CO2 जो है वो बाहर निकाल रहा है जब वो रेस्ट स्टेट पे है और वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो BMR को जो है अफेक्ट करते हैं? बॉडी साइज़ हमारी जो है BMR को जो है अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हमारा बॉडी साइज़ बहुत ज़्यादा है और हम कम खाना खा रहे हैं और हमारी बॉडी जो है उसको अमाउंट को फुलफ़िल ही नहीं कर पा रही है, तो वो चीज़ एज भी बिल्कुल करती है। अब हमने इतने सारे जो है पॉइंट्स में पढ़ लिया कि एज हमारी बॉडी में कैसे जो है करती है, अफेक्ट करती है। जेंडर, स्ट्रेस भी, अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम प्रॉपरली जो है रेस्ट में नहीं जा सकते, हमेशा हमारा माइंड जो है वर्किंग में रहता है। फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट में नहीं है। अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी O2 और CO2 की इनपुट आउटपुट जो है वो बढ़ जाती है। हाइट जैसे बॉडी साइज हमारे में अफेक्ट करती है, वैसे ही हाइट भी करती है। हार्मोनल फैक्टर्स, अगर हम स्ट्रेस में हैं या फिर हमें कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो चीज़ भी जो है इस BMR को जो है अफेक्ट करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अगर हम कोई ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। और डाइट, अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं या फिर हम ओवर जो न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, अगर हम ज़्यादा डाइट ले रहे हैं तो वो भी जो है प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के केस में भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के केस में ना हमेशा अनकंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, मतलब लो एनर्जी रहती है, हमेशा रेस्टिंग की स्टेट जो है चाहिए होती है। उसके बाद हम जो है डिटरमाइन कैसे करेंगे बेसल मेटाबॉलिज्म को? द सब्जेक्ट इन द पोस्ट ऑब्जर्वेटिव स्टेट कैलोरीफिक वैल्यू 1 लीटर ऑफ O2 कंज्यूम टेकन एज 4.8 कैलोरीज। तो ये एक इसका एग्जांपल है कि जो एक पर्सन है उसका हमने पोस्ट उसको ऑब्जर्व किया है कि जो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो 1 लीटर है और उसने कितनी O2 कंज्यूम की है? 4.8 कैलोरी। तो अडल्ट मेल की बात करें तो बॉडी वेट 50 kg नॉर्मल होता है, उसने O2 कितनी कंज्यूम की है? 1.1। और हीट कितनी प्रोड्यूस हुई है 6 मिनट में? 4.8 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 5.28। तो जो हीट 24 आवर्स में प्रोड्यूस होगी वो कैसे होगी कि इसको इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1267। और ऐसे ही अगर हम 24 आवर्स का एक इंडिविजुअल का निकाल लेंगे तो ये जो है हमारा रिजल्ट आ गया 1267 किलो कैलोरीज।